हाय इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब किन कंडीशंस में डाली जाती है, उसके साथ साथ क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से रिलेटेड हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब होती क्या है, तो देखो, एक ट्यूब है जो इंसर्ट की जाती है आपकी नोस्ट्रल से किसके अंदर, आपके स्टमक के अंदर। तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अच्छा, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को नोस्ट्रल के साथ साथ माउथ से भी डाला जाता है। कब? जब कोई नेजल सर्जरी हुई हो या फिर कोई भी ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसके अंदर हम लोग नोस्ट्रल से ट्यूब ना डाल पाए, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में हम लोग जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको ओरल रूट से भी डालते हैं। लेकिन मोस्ट प्रिफरेबल कौन सी वो है आपका नोस्ट्रल के अंदर ही नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पर्पज की, तो देखिए, अगर आपको स्टमक से कुछ निकालना है या फिर स्टमक के अंदर कुछ डालना है, दो ही पर्पज हो सकते हैं किसी ट्यूब को डालने के। ठीक है, अब पर्पज में अगर मैं देखूं तो अगर निकालना है तो उसको हम कहेंगे डिकम्प्रेशन। ठीक है, अगर स्टमक का डिकम्प्रेशन करना हो तब हमें क्या काम में आएगी, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब काम में आएगी। डिकम्प्रेशन के अंदर हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं, या तो एयर या फिर फ्लूइड। ठीक है, या तो हमें स्टमक के अंदर एयर बिल्डअप हो गई है उसे बाहर निकालना है, या फिर उसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो गया उसे बाहर निकालना है। इसके अलावा दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टमक के अंदर हमें डालना है तो फीडिंग और इरिगेशन। भाई, या तो कुछ खिलाने के पर्पज से डालना है या फिर इरिगेशन के लिए डालना है। इरिगेशन के लिए मतलब जैसे कि हम गैस्ट्रिक लवास कराते हैं, उसके अंदर नॉर्मल सलाइन डाली जाती है, आइसोटोनिक फ्लूइड्स डाले जाते हैं और उसको वापस से बाहर निकाल लिया जाता है। किसी भी टॉक्सिक जो पॉइजनिंग है उसके केस में ये किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं इंडिकेशन की कि क्या क्या इंडिकेशन हो सकती है। तो देखिए, इंडिकेशन में हम लोगों ने बात करी ली थी, सबसे पहला तो है अनकॉन्शियस पेशेंट। इसमें किस लिए डालेंगे, फीडिंग के लिए। हो गया, इसके अलावा पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में किस लिए डालते हैं, गैस्ट्रिक लवाज कराने के लिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पे बच गया हमारा एक कॉमन पीडियाट्रिक कॉम्प्लिके वो होती है, एनामली होती है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, है ना। उसके अंदर भी हम लोग फीडिंग कराने के लिए क्या डाल सकते हैं आपका, उसके अंदर भी हम लोग फीडिंग कराने के लिए आपका एनजी ट्यूब डालते हैं। पर्पज यहाँ पर भी क्या होगा, फीडिंग। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना। राइट पेशेंट, राइट पेशेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको देखना है आईडी बैंड। ठीक है, और उसको मैच करना है बेड हेड टिकट से। ठीक है, किसी भी पेशेंट के आईडी बैंड को, राइट पेशेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी बैंड को किससे मैच करना पड़ता है, उस पेशेंट के बीएचडी से मैच करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आईडी बैंड होता कहाँ है,
देखो, नियोनेट में आईडी बैंड को अप्लाई किया जाता है लेग पे, जबकि चाइल्ड और एडल्ट में इसको किया जाता है रिस्ट पे। ठीक है, तो अडल्ट पेशेंट की रिस्ट के ऊपर एक बैंड लगा होगा जो कि उसका आईडी बैंड है। चिल्ड्रन में भी रिस्ट पर एक बैंड लगा होता है, जबकि नियोनेट्स के अंदर पैर पे एक बैंड लगा होता है जिसको हमको बीएचटी के साथ में मिलाना है। इसके अलावा सेकेंड स्टेप क्या होगा, कंसेंट फॉर्म हमें चेक करना है। कंसेंट का मतलब सहमति पत्र। ठीक है, आपने जब पेशेंट को इन्फॉर्म किया कि आपका क्या होना है, एनजी ट्यूब डाली जानी है, तो उसके लिए वो पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स एग्री होंगे उस चीज़ पे कि वो ट्यूब डाली जानी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कंसेंट फॉर्म का मतलब क्या है, कंसेंट फॉर्म क्या करता है बेसिकली। तो ये फिजिशियन और हेल्थ केयर वर्कर्स को लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। ठीक है, ठीक है, ये लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए फिजिशियन और हेल्थ केयर वर्कर्स को हम लोग क्या लेते हैं, कंसेंट फॉर्म लेते हैं। ये इसका पर्पज है। ठीक है, आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज आर्टिकल के अंदर क्या आएगी, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आएगी। अरे भाई, जो ट्यूब आपको डालनी है वही तो सबसे पहले आपको जरूरी होगी। ठीक है, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कई तरीके की होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसके चार पांच, ये बेसिकली बहुत सारे तरीके की ट्यूब्स होती हैं। कुछ मेजर जो ट्यूब्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है लेविन ट्यूब। ठीक है, लेविन ट्यूब क्या है, एक सिंगल ल्यूमन ट्यूब है। ठीक है, सलेम सम्प ट्यूब क्या होती है, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। डब हॉफ भी डबल ल्यूमन ट्यूब है। एस बी एफ टी सिंगल ल्यूमन होता है। और कैंटोर ट्यूब भी सिंगल ल्यूमन होती है। ठीक है, अब देखिए यूज कब कब होगी। स्टमक डिकम्प्रेशन में हम लोग लेविन ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सलेम सम ट्यूब का यूज कब करते हैं भाई, दो ल्यूमन है ना इसके अंदर। देखो, एक ल्यूमन का मतलब एक ही रास्ता है, उसके अंदर से या तो आप कुछ निकाल सकते हो या कुछ डाल सकते हो। डबल ल्यूमन के अंदर क्या है, दो रास्ते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग सक्शनिंग के लिए कर सकते हैं, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक इरिगेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं डब ऑफ ट्यूब का क्या काम है, तो डब ऑफ ट्यूब क्या है, एक पतली ट्यूब है। ठीक है, सलेम सम और लेविन ट्यूब जो होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो इसीलिए बहुत लंबे टाइम तक हम उनको नहीं रख सकते हैं, वो क्या है, अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। इसीलिए एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि क्या है, डब ऑफ ट्यूब। डब ऑफ ट्यूब क्या है, स्मॉल डायमीटर ट्यूब है। इसके साथ मैं बात करूं अगर एस बी एफ टी की, तो एस बी एफ टी का तो नाम ही स्मॉल बोर फीडिंग ट्यूब है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब है। इसके अलावा कैंटोर ट्यूब की बात करूं तो कैंटोर ट्यूब का इस्तेमाल होता है जब आपको इंटेस्टाइन का इरिगेशन करना हो। ठीक है, कैंटोर ट्यूब को हम डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा सारी की सारी ट्यूब किसके अंदर डाली जाती हैं, स्टमक के अंदर डाली जाती हैं। किसके थ्रू, आपकी नोज के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अप्रोप्रिएट साइज क्या है। देखो, किसी भी ट्यूब का हर एज ग्रुप के लिए एक डिफरेंट साइज होता है। तो कौन सी जो ट्यूब है वो किस एज ग्रुप के पीपल के लिए काम में आएगी वो देखते हैं। देखो, कलर कोडिंग की अगर मैं बात करूं
तो बेसिकली हमारे पास में जितने भी ट्यूब्स हैं, एयरवेज हैं, उनको साइज को डिनोट करने के लिए हम लोग कलर कोडिंग का यूज करते हैं ना। तो बेसिकली ब्लू कलर की ट्यूब होती है 8 फ्रेंच की, ब्लैक होती है 10 फ्रेंच की, वाइट होती है 12 फ्रेंच की, ग्रीन होती है 14 फ्रेंच की, ऑरेंज होती है 16 फ्रेंच की, रेड होती है 18 फ्रेंच की, और येलो होती है 20 फ्रेंच की। ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लू ट्यूब का इस्तेमाल कब करते हैं बेसिकली, तो ब्लू कलर की एनजी ट्यूब जो है वो हमारी इस्तेमाल होती है नियोनेट्स के लिए। ठीक है। ब्लैक ट्यूब इस्तेमाल होती है इन्फेंट्स के लिए। व्हाइट और ग्रीन ट्यूब्स का हम इस्तेमाल करते हैं चिल्ड्रंस में। ऑरेंज ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं हम अडल्ट फीमेल के लिए। रेड ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अडल्ट मेल के लिए। और येलो ट्यूब का इस्तेमाल हम, ये एक लार्ज बोर की ट्यूब है ना बेसिकली, अगर रिक्वायरमेंट हो तो हमें लार्ज साइज की ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये क्या हो गई, द साइज ऑफ एनजी ट्यूब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कलर कोडिंग। ठीक है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली, आर्टिकल्स के अंदर हमने एनजी ट्यूब पढ़ लिया था। उसके बाद में आती है जाइलोकेन। जाइलोकेन क्या है बेसिकली, एक ल्यूब्रिकेट ल्यूब्रिकेंट है जो कि साथ साथ एनेस्थेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। बेसिकली जाइलोकेन जेल भी दो तरीके की आती है। हम लोग यहाँ पर 2% जाइलोकेन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होती है। एक जाइलोकेन और आती है जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऑयल बेस्ड होती है। बेसिकली ये दो तरीके की है, वाटर बेस्ड ऑयल बेस्ड। दोनों की ही क्या है, 2% कॉम्बिनेशन में आती है। हम लोगों को इस्तेमाल कौन सा करना है, वाटर बेस्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसके अलावा एक और लोकल एनेस्थेटिक का यूज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं केवाई जेल। केवाई जेल बेसिकली ओटीज के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए या फिर वेजाइनल ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए भी केवाई जेल इंडिकेटेड है। ठीक है। तो केवाई जेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमको क्या चीज चाहिए होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, एनजी ट्यूब डालते टाइम सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या जरूरत होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिकली 1% बफर सॉल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 1% बफर सॉल्यूशन। ठीक है। जो नोस्ट्रल है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्प्रिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नोज क्या है, हाईली सेंसिटिव है। तो जब हाईली सेंसिटिव है तो वहां पर हम लोग स्प्रिट का यूज ना करके सोडा बाइकार्ब का यूज करते हैं, 1% सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या है, बफर सॉल्यूशन है। ठीक है। यूज टू क्लीन नोस्ट्रल। ठीक है। आगे बात करते हैं क्या चीज चाहिए होगी, सिरिंज। सिरिंज दो तरीके की चाहिए होती हैं, 10 ml और दूसरे नंबर पे 50 ml। 10 ml फॉर कंफर्मेशन और 50 ml फॉर फीडिंग। इसके अलावा हमें चाहिए होता है पीएच स्केल, पेंसिल, टॉर्च और 1 ग्लास ऑफ वाटर विद स्ट्रॉ। ठीक है। कब कब काम में आएगा, कैसे कैसे आएगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोजीशन। जब आप एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, हाईली फाउलर। हाईली फाउलर आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। इसके अलावा सेकंड चॉइस होगी सिटिंग अपराइट विद हेड लीन फॉरवर्ड।
ठीक है। फर्स्ट चॉइस हम किसको देंगे? हाईली फाउलर को। सेकंड चॉइस किसको देंगे? सिटिंग अपराइट विद हेड लीन फॉरवर्ड। बेसिकली हाईली फाउलर क्यों दे रहे हैं? ताकि जो हम ट्यूब डालेंगे उसको निगलने में आसानी हो, ठीक है, डिग्लूटिनेशन इजी हो जाए। इसके अलावा हेड को लीन किया जाता है आगे ताकि एपिग्लोटिस जो है वो बंद हो जाए और वो ट्रैकिया में ना चली जाए। इसके लिए हम लोग दोनों ही कंडीशंस के अंदर हेड को फॉरवर्डली लीन कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्यूब। जब भी जो ट्यूब होती है वो कुछ ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो एनजी ट्यूब का स्टोरेज किस में किया जाता है? कोल्ड टेम्परेचर में। बेसिकली 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर या तो हम ट्यूब को रखेंगे या फिर कोल्ड वाटर और आइस वाटर के अंदर हम इसे रख सकते हैं। कोल्ड वाटर या फिर आइस वाटर के अंदर आप इसको रखोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। अरे देखा नहीं, ठंड में जब कोई भी ट्यूब नली बाहर रह जाती है पानी की तो कैसे टाइट होकर टूट जाती है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमको फ्लेक्सिबिलिटी कम करने के लिए इसको आइस वाटर में रखना पड़ता है, ठीक है। लेंथ मेजरमेंट की अगर बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेंथ मेजरमेंट का। सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। देखो, टिप ऑफ द नोज टू टर्गस ऑफ द ईयर, ठीक है, सबसे पहले नोज से लेकर के टर्गस ऑफ द ईयर, देन अप टू जीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर भी कई सिनेरियोज हैं। सबसे पहली चीज है, इसको हम देंगे फर्स्ट चॉइस। क्लियर? दूसरी कंडीशन में 1 to 2 इंच बिलो। एक से 2 इंच बिलो जीफर्ड प्रोसेस, ये क्या है? एक्यूरेट है आपका, ठीक है। अगर ऑप्शन दोनों आते हैं तो हमें चूज करना है 1 to 2 इंच बिलो जीफर्ड प्रोसेस, ठीक है। एक और भी इसके अंदर आता है 1 इंच अबव अम्बलाइकस, ठीक है। या तो ऑप्शन में अगर तीनों दे रखे हैं तो हमें चूज करना है 1 to 2 इंच बिलो जीफर्ड प्रोसेस, फर्स्ट चॉइस होगी। सेकेंड चॉइस होगी जीफर्ड प्रोसेस। और थर्ड चॉइस होगी 1 इंच अबव द अम्बलाइकस, ठीक है। ये कब है? जब हम नेजल रूट से डालते हैं। अगर नेजल रूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और हमें ट्यूब डालनी पड़ रही है ओरल रूट से, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉर्नर ऑफ माउथ। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइड सिलेक्शन की, साइड सिलेक्शन बेसिकली कौन से नोस्ट्रल में डाली जाती है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमनली डाली जाती है लेफ्ट नोस्ट्रल में। लेफ्ट नोस्ट्रल में क्यों डाली जाती है? राइट नोस्ट्रल में सेप्टल डेविएशन होता है, जिससे क्या है, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवॉइड करने के लिए हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल में डालते हैं, ठीक है। अगर राइट नोस्ट्रल में डालेंगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्टेप आता है अप्लाई जाइलोकेन जेल। जाइलोकेन जेल कैसे लेनी है? स्टेराइल गॉज के ऊपर रखना है। जाइलोकेन जेल को स्टेराइल गॉज के ऊपर लेना है और उसके बाद में 2 से 4 इंच जो टिप है एनजी ट्यूब की, उसको हमें ल्यूब्रिकेट करना है। पुट ऑन स्टेराइल गॉज,
उसके बाद में डुप्लीकेट 2 to 4 इंच। ठीक है, कौन सी वाली यूज करनी है? 2% वाटर बेस्ड। हो गया। क्लीन द नोस्ट्रल, नोस्ट्रल क्लीन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था 1% सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, 1% सोडियम बाइकार्बोनेट को स्टेराइल गॉज पे रखना है, नोस्ट्रल को क्लीन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है इंसर्शन ऑफ ट्यूब। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्यूब को नोस्ट्रल के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये स्लाइड कॉपी हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंफर्मेशन ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट की। ट्यूब प्लेसमेंट का कंफर्मेशन कैसे किया जाता है? तो देखो, कंफर्मेशन होता है चेस्ट एक्सरे से, लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही एडवाइस कर सकता है चेस्ट एक्सरे को, तो इस स्टेप को हम अवॉइड कर देंगे। सेकंड नंबर पे आता है एस्पायरेट। एस्पायरेट करेंगे और उसके बाद गैस्ट्रिक कंटेंट का पीएच लेंगे। ठीक है, अगर पीएच एसिडिक है, एस्पायरेट एंड check pH. If 1 to 5, then placement is correct. Alkaline, tube in stomach. Clear? Tube in, sorry, intestine. अरे भाई, स्टमक में तो है तो स्टमक वाली पीएच आएगी, और अगर इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन वाली पीएच आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं केयर ऑफ पेशेंट की। केयर ऑफ पेशेंट के अंदर क्या आता है? रोल ऑफ नर्स आता है। देखिए, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर फीडिंग से पहले हम लोगों को हमेशा कंफर्म करना है, एस्पायरेट करके देखना है, चेक पीएच। और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनके अंदर हम लोगों को क्या करना होता है? हमेशा चेक रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, स्टमक के अंदर जितना भी कंटेंट है उस सबको बाहर निकाल के देखना है कि कितना कंटेंट बचा हुआ है। नॉर्मल वॉल्यूम है रेसिडुअल वॉल्यूम का लेस देन 100 ml। ठीक है, 100 ml से कम अगर रेसिडुअल वॉल्यूम है तो हमको देना है फीड, और अगर 100 ml से ज़्यादा है तो हमको फीड नहीं देना है। ठीक है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, यानी कि नेक्स्ट मील उसका स्किप कर देना है। दूसरी बात, जो भी हम लोगों ने निकाला है रेसिडुअल वॉल्यूम, उसको वापस से इंसर्ट कर देना है, वापस से इंजेक्ट कर देना है स्टमक के अंदर। नहीं करोगे तो बेटा जो आपने एसिड है वो बाहर निकाल लिया, और पेशेंट किसके अंदर चला जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा जो रेसिडुअल वॉल्यूम निकाला है उसको री इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं टाइप ऑफ फीड की, किस तरीके का फीड दिया जा सकता है? बोलस। बोलस का मतलब होता है कि आपने एक बार फीड दिया, उसके बाद में गैप ले लिया। जो एम्बुलेटरी पेशेंट है, चल फिर सकते हैं, इधर उधर हिल डुल सकते हैं, उन पेशेंट के अंदर हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं वो होता है बोलस फीडिंग टेक्निक का। कितना वॉल्यूम दे सकते हैं? 300 to 400 ml इन वन टाइम। इसको सिरिंज फीडिंग भी बोलते हैं, ग्रेविटी फीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार में देना है। दूसरा, कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है? कंटिन्यूअस के अंदर एक बैग टंगा होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर लगाया जाता है, और ये बेसिकली 2 से 4 घंटे में पूरा होता है, और देना होता है 12 आवरली to 24 आवरली। ठीक है,
यानी कि 2 से 4 घंटे तक हमको फीड जैसे बॉटल टंगा होता है, इसी तरीके से ये भी टंगा होता है, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फीड का टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि आप जो पेशेंट को फीड दे रहे हैं उसका टेम्परेचर ना हॉट हो ना कोल्ड हो, वो रहना चाहिए हमेशा रूम टेम्परेचर पर। देखो अगर हॉट फीड दोगे तो डायरिया हो जाएगा, कोल्ड फीड दोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, समझ रहे? तो हम लोगों को क्या करना है, रूम टेम्परेचर पर ही देना। हाइट ऑफ साइफन ड्यूरिंग फीड, यानी कि जो कैन है वो कितना ऊपर टंगा होना चाहिए बेटा, 12 इंच, ठीक है, 12 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा चेंज द ट्यूब, ट्यूब को कितने दिन में बदला जाता है, तो बेसिकली 7th डे पर या फिर हॉस्पिटल पॉलिसीज के बेसिस पर इसको बदल दिया जाता है ना। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ट्यूब की, हमको ट्यूब को निकाल देना है, ट्यूब की जरूरत हमको रही नहीं है, तो ट्यूब को निकालेंगे कैसे? देखो सबसे पहले क्या है, रोल ऑफ नर्स इन रिमूवल ऑफ ट्यूब। तो सबसे पहले डॉक्टर्स ऑर्डर होना चाहिए, उसके बाद में गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स क्या है रिमूवल में, गैग रिफ्लेक्स को चेक करना है ट्यूब को निकालने से पहले। गैग रिफ्लेक्स को चेक कैसे करते हैं, सिप ऑफ वाटर देंगे, अगर पेशेंट ने निगल लिया तो सैलो गैग रिफ्लेक्स है। और उसके अलावा दूसरा मेथड है कि हम जो टंग है उसको टंग डिप्रेशर से सप्रेस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि भैया अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है, नोजिया हो रहा है पेशेंट को, तो गैग रिफ्लेक्स क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं, एनजी ट्यूब फीडिंग के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में देखिए वॉमिटिंग हो सकती है। वॉमिटिंग क्यों होगी, इम्प्रॉपर पोजीशनिंग, ठीक है। अब देखो बोलस फीडिंग के अंदर हम लोगों को पोजीशन देनी होती है फाउलर्स, ठीक है, डालने के लिए पोजीशन देनी होती है हाईली फाउलर, और उसके बाद में 20 से 30 मिनट तक जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखनी होती है, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर 30 डिग्री या फिर कंटिन्यूस फीडिंग के लिए 30 डिग्री पर हम पेशेंट को फाउलर सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ आपने की तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या वोमिटिंग या फिर एस्पायरेशन देखने के लिए मिल सकता है। डायरिया, डायरिया का क्या होगा बेटा, अगर टेम्परेचर आपने ज्यादा रखा है, हॉट टेम्परेचर, हॉट फीड की वजह से क्या हो सकता है, डायरिया देखने के लिए मिल सकता है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सिरिंजिंग से होता है, बेसिकली अगर आप अनहाइजीनिक स्टेट में सिरिंज को रख रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, बोलस फीडिंग की वजह से क्या है, इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रेशर अल्सर की, तो प्रेशर अल्सर क्या है, बेसिकली जब भी हम किसी भी तरफ जब ट्यूब को फिक्स करेंगे तो उस जगह पर कांस्टेंट प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है। रिलीव करने के लिए फिक्स टू अदर साइड। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। देखो सबसे पहली चीज, एनजी ट्यूब क्या होती है ना, नाक से या मुंह से एक ट्यूब डाली जाती है आपके स्टमक तक, उसको हम लोग एनजी ट्यूब कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पर्पज, पर्पज दो चीजों के लिए कोई ट्यूब इस्तेमाल हो सकती है, या तो हमें कुछ निकालना हो या फिर हमें कुछ डालना हो, ठीक है। स्टमक डिकम्प्रेशन, आपका पेट फूल गया है, या तो हवा की वजह से फूला है या फ्लूइड बिल्डअप की वजह से फूला है, दोनों को निकालने के लिए हम ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें फीडिंग या इरिगेशन करना है, ठीक है, आपको अगर कुछ खिलाना है, बेसिकली आप खा नहीं पा रहे हैं तो आपको अगर डाइट देनी है तो उसका ट्यूब का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हम एक और पर्पज़ की बात करें तो सैम्पलिंग भी हो सकती है, ठीक है। गैस्ट्रिक कंटेंट की सैम्पलिंग के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हम लोग दे सकते हैं, पॉइजनिंग के अंदर दे सकते हैं, क्लैफ्ट लिप क्लैफ्ट पैलेट के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है एनजी ट्यूब को इंडिकेट किया गया है ना। और अब अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर के अंदर देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, राइट पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। राइट पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आईडी बैंड के साथ में उसको मैच किया जाता है बेड हेड टिकट के साथ में, ठीक है। बेड जो आईडी बैंड कहाँ लगा होता है, एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर लगा होता है रिस्ट पे, और जो नियोनेट्स है उसके अंदर लगा होता है जो आपके फिट पे, ठीक है, लेग पे लगा होता है ना।
अब अगर मैं बात करूँ कंसेंट फॉर्म की, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कंसेंट फॉर्म क्या करता है? कंसेंट फॉर्म बेसिकली आपका जो फिजिशियन है या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाता है ना। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, एक एनजी ट्यूब चाहिए होगी, है ना। टाइप ऑफ एनजी ट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली बहुत सारे तरीके की एनजी ट्यूब होती है। कुछ मेजर टाइप्स हमने पढ़े थे। लेविन ट्यूब, लेविन ट्यूब क्या होती है? एक सिंगल ल्यूमन ट्यूब है। यूज कब करता है? डिकम्प्रेशन के लिए यूज करता है। अगर सलेम लंप ट्यूब की बात करूं तो ये क्या है? डबल ल्यूमन ट्यूब है। सक्शनिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जीआई इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा डब ऑफ ट्यूब की बात करूं, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है, स्मॉल ल्यूमन होता है, लंबे टाइम तक लगा कर रख सकते हैं। एसबीएफटी की बात करूं, स्मॉल बोर फीडिंग ट्यूब होती है, लंबे टाइम के लिए लगा करके रख सकते हैं। कैंटोर ट्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर एक ट्यूब के एक टिप पर बलून होता है, और इसको हम लोग कहाँ के प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं? बेसिकली इंटेस्टाइन के प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं ना। अब इंटेस्टाइन का प्लेसमेंट कंफर्म कैसे करेंगे? पीएच अल्कलाइन होना चाहिए, है ना। साइज की अगर बात करूं, कलर कोड के बेसिस पे कई तरीके की होती है। 8 से लेकर के 20 फ्रेंच तक की आती है। 8 फ्रेंच की का इस्तेमाल किया जाता है नियोनेट्स के अंदर, 10 फ्रेंच की का इस्तेमाल किया जाता है इन्फेंट के अंदर, 12 और 14 फ्रेंच की का इस्तेमाल किया जाता है चिल्ड्रंस में, 16 फ्रेंच फॉर एडल्ट फीमेल, 18 फ्रेंच फॉर अडल्ट मेल, और जो 20 फ्रेंच है वो क्या है? आपकी लार्ज साइज ट्यूब है, ठीक है। जाइलोकेन जेल दूसरा आर्टिकल है, बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक है, जो कि क्या है? एक वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट है। दो तरीके की जाइलोकेन जेल आती है, ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? बेसिकली आपके बॉडी के अंदर, अगर किसी भी ऑरिफिस के अंदर हमें ट्यूब डालनी है तो हम कौन सी जेल का इस्तेमाल करेंगे? वाटर बेस्ड का करेंगे। और अगर इनक्शन करना है, यानी कि बॉडी के सरफेस पर अगर कहीं पर हमें ये ट्यूब लगानी हो, तो हम ऑयल बेस्ड जो जाइलोकेन जेल आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि क्या होती है? केवाई जेल। केवाई जेल का इस्तेमाल बेसिकली वेजाइनल स्टिमुलेशन, वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन के लिए भी होता है, ठीक है। अब बात करूं सोडियम बाइकार्बोनेट की, 1% NaCO3, जो कि एक बफर सॉल्यूशन है। इसका इस्तेमाल किया जाता है नोस्ट्रल को क्लीन करने के लिए, क्योंकि आपका नोस्ट्रल क्या है? हाईली सेंसिटिव है। अगर इसके अंदर आपने स्प्रिट लगाई तो उससे आपको नेजल बेसिकली इरिटेशन हो सकता है या फिर इंजरी हो सकती है। सिरिंज की बात करूं, दो तरीके की सिरिंज हमें चाहिए होती है, 10 ml की और 50 ml की। 50 ml की सिरिंज फीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, 10 ml की सिरिंज जो है वो कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात करता हूँ पीएच स्केल की। पीएच स्केल हमें चाहिए होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का पीएच जो है वो जानने के लिए। पीएच कितना होगा? 1 से 5 होगा। अगर 1 से 5 है तो जो आपकी ट्यूब है वो करेक्ट है, और अगर इससे बेसिकली ज़्यादा पीएच है, अल्कलाइन पीएच है, तो इसका मतलब जो ट्यूब है वो कहाँ चली गई है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर चली गई है। पेंसिल टॉर्च और ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास ऑफ वाटर का बेसिकली क्या काम होता है? ग्लास ऑफ वाटर का इस्तेमाल आप जब करते हैं, जब आपको जब बेसिकली पेशेंट को हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं ट्यूब डालने से पहले कि भैया इसको पानी की तरह निकलना है या पानी के साथ में निकलना है, ठीक है। पोजीशन की अगर मैं बात करूं, हाईली फॉर्मुलर पोजीशन देता है ट्यूब डालते टाइम्स, या फिर सिटिंग अपराइट, हेड लीन फॉरवर्ड, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन है। फ्लेक्सिबिलिटी को घटाने के लिए कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हम रख सकते हैं 2 से 8 डिग्री पर, या फिर आइस वाटर और कोल्ड वाटर के अंदर हम लोग रख सकते हैं। अगर मैं लेंथ की बात करूं, कितनी लेंथ हमको इंसर्ट करनी है, नापने के दो तरीके हैं, दो मेथड है। ओरल रूट से करेंगे तो कॉर्नर ऑफ द माउथ टू टर्गस ऑफ द ईयर, देन जीफर्ड प्रोसेस, और 1 to 2 इंच ब्लो जीफर्ड प्रोसेस। अगर नेजल रूट से डाल रहे हैं तो नोस्ट्रल टू टर्गस ऑफ ईयर, उसके बाद में जीफर्ड प्रोसेस, या फिर 1 to 2 इंच बिलो जीफर्ड प्रोसेस। अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो हम चूज करेंगे 1 to 2 इंच बिलो जीफर्ड प्रोसेस, ठीक है। साइड की बात करूं, लेफ्ट नोस्ट्रल में डाली जाती है, राइट नोस्ट्रल में क्यों नहीं डाली जाती है? सेप्टल डेविएशन की वजह से वहां पर इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जाइलोकेन जेल अप्लाई करनी है। जाइलोकेन जेल कैसे अप्लाई करते हैं? बेसिकली एक गॉज पीस के ऊपर हमें क्या लेना है? स्टेराइल गॉज के ऊपर जाइलोकेन जेल लेनी है, टिप ऑफ एनजी ट्यूब, तथा उसके साथ साथ में क्या है भाई, जो 2 से 4 इंच जो है एनजी ट्यूब का, उसको हमको ल्यूब्रिकेट करना होता है। क्लीन द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल को कैसे क्लीन करना है? बेसिकली आपको 1% NaCO3 जो मैंने आपको बताया था, सोडा बाइकार्ब, उसके बफर सॉल्यूशन से क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस क्या है? बेसिकली पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या देनी है कि आपको जो जेल है उसको, सॉरी जो ट्यूब है उसको क्या करना है? निगलना है पानी के साथ, है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंसर्शन ऑफ ट्यूब की, इंसर्शन ऑफ ट्यूब हम लोग ट्यूब को नोस्ट्रल के अंदर से डालते हैं। कंफर्मेशन कैसे
करेंगे। कंफर्मेशन करने के लिए आपका चेस्ट एक्सरे सबसे पहला कंफर्मेशन है। दूसरा एस्पायरेट है। एस्पायरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली उसमें से गैस्ट्रिक कंटेंट निकालते हैं, पीएच चेक करते हैं। अगर एसिडिक है तो पीएच का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि भैया स्टमक में है, एल्कलाइन है तो इंटेस्टाइन में है। इसके अलावा एक मेथड होता है ऑस्कल्टेशन, है ना। बेसिकली जो जो पोर्ट है एनजी ट्यूब का उसको अटैच करते हैं 10 ml की सिरिंज के साथ में, और उस जो 10 ml की सिरिंज है उसके अंदर जब एयर सडनली पुश की जाती है तो जीफर्ड प्रोसेस के ऊपर आपको एक स्टैथ लगा करके सुनना होता है, हुश का साउंड आता है। ठीक है, ये हुश टेस्ट भी इसको कहते हैं। ये हुश का साउंड अगर आ जाएगा तो प्लेसमेंट इसका मतलब क्या है आपका सही। ठीक है, अब देखिए केयर ऑफ पेशेंट क्या करना होता है हमें। केयर ऑफ पेशेंट के अंदर, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर हमेशा जब भी आप फीड देंगे, फीड कराने से पहले एस्पिरेट करेंगे और पीएच को चेक करेंगे। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर क्या करना है बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम को चेक करना है। हमेशा जितना गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बाहर निकाल के देखना है। 100 ml से कम है तो फीड दे देना है, 100 ml से अगर ज़्यादा है तो क्या करना है, फीड नहीं देना है, डॉक्टर को बताना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि जो भी आपने निकाला है उसको वापस अंदर डाल देंगे, नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ फीड दो तरीके का होता है। बोलस फीड जो एम्बुलेटरी पेशेंट होता है, चल फिर पाते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग ये फीड देते हैं। 300 से 400 ml क्वांटिटी होती है, रूम टेम्परेचर होता है। इसके अलावा कंटिन्यूस फीड होती है। कंटिन्यूस फीड 12 आवरली या 24 आवरली दी जाती है। 2 से 4 घंटे तक एक बैग टंगा होता है जिसके अंदर फीड भरा होता है, जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। कब देते हैं, अगर पेशेंट लार्ज वॉल्यूम को एक साथ टॉलरेट ना कर पाए, उस कंडीशन के अंदर हम लोगों को क्या देना होता है, कंटिन्यूस फीड देना होता है। ठीक है, 7वें दिन ट्यूब को बदल दी जाती है। साइफन की हाइट कितनी होती है, 12 इंच रखी जाती है ना। रिमूवल ऑफ ट्यूब डॉक्टर के ऑर्डर के बाद में होता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गैग रिफ्लेक्स हमें चेक करना होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, वोमिटिंग। अगर पोजीशन प्रॉपर नहीं रखोगे तो वोमिटिंग होगी। अगर हॉट फीड दोगे तो डायरिया हो जाएगा। और बेसिकली अगर पुअर हाइजीन मेंटेन करोगे सिरिंज फीडिंग के दौरान तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर अल्सर हो सकते हैं। कंटिन्यूस प्रेशर है जहां पर आपने फिक्स किया है तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूस प्रेशर नहीं रखना है, उस साइड को चेंज कर देना है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग सॉल्व करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसर्टिंग ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करने का प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शंस है, एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी फ्लूइड, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, डिकम्प्रेस द स्टमक और मॉनिटर द बीपी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिकम्प्रेस द स्टमक। मैंने आपको बताया था कि किस लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, डिकम्प्रेस करने के लिए। सबसे प्राइमरी कॉज क्या है, वो ये है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर इंसर्टिंग एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी है। ठीक है, ऑप्शंस हैं, सुपाइन है, हाईली फाउलर पोजीशन है, ट्रेंडलनबर्ग है और प्रोन पोजीशन है। मैंने आपको दो पोजीशन बताई थी, पहली हाईली फाउलर और दूसरे नंबर की सेटिंग अपराइट। तो फर्स्ट चॉइस हमारी क्या है, हाईली फाउलर पोजीशन है। ठीक है, ड्यूरिंग फीड फाउलर पोजीशन या हाईली फाउलर पोजीशन में रखा जाता है। पोस्ट फीड भी हम लोगों को 20 से 30 मिनट तक वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ठीक है, हाउ डू यू कंफर्म द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। करेक्ट प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन है, आस्किंग द पेशेंट टू स्पीक, चेक फॉर गैस्ट्रिक साउंड, एस्पायरेशन स्टमक कंटेंट एंड चेकिंग पीएच और मेजरिंग ट्यूब लेंथ। कैसे चेक करना है, एस्पायरेटिंग स्टमक कंटेंट एंड चेकिंग द पीएच। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज द रिकमेंडेड पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एस्पायरेट। ठीक है, आपने जो उसके दौरान गैस्ट्रिक एस्पायरेट किया है उसकी क्या पीएच होनी चाहिए। तो गैस्ट्रिक एस्पायरेट की नॉर्मल पीएच जो होती है 1 to 5 होती है। अगर ये है तो इसका मतलब सही है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब इंसर्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, डायरिया हो सकता है लेकिन हॉट फीड देंगे तब होगा। हाइपरटेंशन और कॉन्स्टिपेशन अमूमन देखने के लिए नहीं मिलते। कॉन्स्टिपेशन तो इसलिए नहीं, तो बेसिकली आप लिक्विड डाइट दे रहे हैं तो उससे तो क्या ही कॉन्स्टिपेशन होगा ना। तो हमें देखने के लिए मिलती है सबसे कॉमनली नेजल म्यूकोसल इंजरी, किस केस में, एनजी ट्यूब इंसर्शन के केस में। ठीक है, अच्छा, बिफोर एनजी ट्यूब रिमूवल व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। यहाँ पर ऑप्शन हमें दे रखा है, असेस बाउल साउंड, फ्लश 50 ml एयर, मीजर यूरिन आउटपुट, गिव लैक्सेटिव। नहीं, सबसे पहले क्या है, हम लोग क्या करेंगे, बाउल साउंड को सुनेंगे। ठीक है, फ्लश विद एयर का कोई सेंस नहीं है, यूरिन आउटपुट का कोई सेंस नहीं है, लैक्सेटिव डॉक्टर्स का ऑर्डर है, उसको हम नहीं दे सकते ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लुब्रिकेट एनजी ट्यूब बिफोर इंसर्शन? ऑप्शंस हैं वाटर, अल्कोहल, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट और वैसलीन। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट यानी कि 2% जाइलोकेन का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा द प्रॉपर टेक्निक टू मेजर द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब फ्रॉम ईयर टू अम्लाइकस, नोज ईयर जीफर्ड प्रोसेस, फ्रॉम चिन टू चेस्ट, फ्रॉम आई टू स्टमक। करेक्ट आंसर क्या होगा? नोज टू ईयर, ईयर टू जीफर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट, लेविन ट्यूब क्या है? लेविन ट्यूब मैंने आपको बताया था बेटा, सिंगल ल्यूमन ट्यूब है। लेविन ट्यूब इज ए सिंगल ल्यूमन ट्यूब है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ट्यूब हैज एंटर्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक? ठीक है, कफिंग एंड चोकिंग, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेजल डिस्चार्ज और नोजिया। यहाँ पर देखो दो चीजें दे रखी हैं, कफिंग एंड चोकिंग और सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब ध्यान दीजिए, हमको एक करेक्ट टर्म दे रखी है, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो हमको इसी पे टिक करना है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग क्या किस पे टिक करते? कफिंग एंड चोकिंग पर टिक करते, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपका ट्यूब फीडिंग की, तो ट्यूब फीडिंग के अंदर व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एंट्रल फीडिंग और पेरेंटल फीडिंग? एंट्रल फीडिंग और पेरेंटल फीडिंग के एडवांटेज क्या है? बेसिकली फास्ट रिजल्ट्स नहीं है, मेंटेन्स गट इंटीग्रिटी, रिक्वायर नो जीआई फंक्शन, ऑलवेज प्रिफर्ड इन कोमाटोस पेशेंट। नहीं, देखो बेसिकली अस्पताल में हम इलाज उन चीजों का करते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसकी जीआई इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एनजी फीडिंग कराते हैं ना। तो गट इंटीग्रिटी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एनजी फीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज द आइडल पोजिशनिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग? सेमी फाउलर, सुपाइन, लेटरल और प्रोन? बेटा फीडिंग के लिए सेमी फाउलर और फाउलर पोजीशंस का इस्तेमाल किया जाता है। अनकॉन्शियस पेशेंट और कंटिन्यूअस फीडिंग के लिए सेमी फाउलर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो कॉन्शियस पेशेंट है उनमें फाउलर का इस्तेमाल करते हैं। 20 से 30 मिनट तक हम इसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। हाउ शुड द पेशेंट केप्ट अपराइट आफ्टर फीडिंग? कितनी देर के लिए हमको रखना है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है 10 मिनट, 30 से 60 मिनट, 2 घंटा, नो नीड। तो हमारा जो नियरेस्ट ऑप्शन क्या है? 30 to 60 मिनट, है ना। उसके बाद में व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम शुड बी गिवन इन बोलस ट्यूब फीड फॉर एडल्ट? बोलस ट्यूब फीड कितना होता है? मैंने आपको बताया था, ऑप्शन है 100 ml, 300 to 400 ml, 800 ml और 1 लीटर। तो हमें कितना देना है? 300 to 400 ml। कब देना है? जब रेसिडुअल वॉल्यूम किससे कम हो? 100 से कम हो, ठीक है। नर्स शुड चेक द रेसिडुअल वॉल्यूम बिफोर फीडिंग टू अवॉइड डायरिया, एस्पायरेशन, नोजिया और इन्फेक्शन। बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम को हम कब चेक करते हैं? एस्पायरेशन को चेक करने के लिए करते हैं, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। बेसिकली जब गैस्ट्रिक कंटेंट है ऊपर से और डाल दोगे तो वापस से रिगर्गिटेट होकर के आ जाएगा, जिससे क्या हो सकता है? एस्पायरेशन, न्यूमोनिया हो सकता है ना। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फीडिंग इंटॉलरेंस? फीडिंग इंटॉलरेंस का कौन सा साइन है? ऑप्शन देखिए, हंगर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लाउड बाउल साउंड्स और नॉर्मल वाइटल्स। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, करेक्ट आंसर क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्यों? क्योंकि भूख नहीं लगेगी फीडिंग इंटॉलरेंस की वजह से, लाउड बाउल साउंड्स नहीं होंगे और वाइटल नॉर्मल इररिलेवेंट है, ठीक है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन किसको इंडिकेट करेगा बेटा? कि आपका जो क्या है पेशेंट है वो फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ गैस्ट्रिक रेसिडुअल इज मोर देन 200 ml द नर्स शुड? तो देखो इंक्रीज द रेट ऑफ फीडिंग, नहीं। कंटिन्यू फीडिंग एज नॉर्मल, नहीं। होल्ड द फीडिंग एंड नोटिफाइड डॉक्टर, बिल्कुल। हमको फीडिंग को होल्ड कर देना है और डॉक्टर को बता देना है, ठीक है। गिव वाटर टू डाइल्यूट, ये भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में इंटरमिटेंट ट्यूब फीडिंग इज प्रीफर्ड फॉर? इंटरमिटेंट ट्यूब फीडिंग का मतलब होता है सिरिंज से जो बोलस फीड हम लोग करवा रहे हैं, वो लोग हम लोग करते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स के अंदर, जो लोग चल पा रहे हैं उनके लिए करते हैं ना। विच टाइप ऑफ वाटर इज यूज टू फ्लश एनजी ट्यूब? टैप वाटर, स्टेराइल वाटर, हॉट वाटर, नॉर्मल सलाइन ओनली। देखिए टैप वाटर, नल का पानी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, स्टेराइल वाटर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट वाटर से डायरिया हो जाएगा, और नॉर्मल सलाइन ओनली नहीं रखा जाता है पेशेंट को, है ना। पानी का तो इस्तेमाल हम लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि पेशेंट तो घर भी जा सकता है, तो उसको एनएस दे करके तो हम लोग नहीं भेजेंगे एनजी ट्यूब के साथ में ना। तो हम लोग क्या करते हैं? स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हाउ ऑफन शुड फीडिंग ट्यूब फ्लश्ड इन मेंटेन पेटेंसी? अगर हमको फीडिंग ट्यूब को कंटिन्यू मेंटेन रखना है तो हमको उसको कितनी बार फ्लश करना पड़ेगा? वंस ए डे, बिफोर एंड आफ्टर ईच यूज, ओनली आफ्टर मेडिकेशन और एवरी 12 आवर? देखिए जब भी आपको फीड कराना है, उससे पहले और उसके बाद, दोनों ही कंडीशंस के लिए हम लोगों को क्या करना है? जो ट्यूब है उसको फ्लश करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि भैया एनजी ट्यूब क्या होती है, क्यों डालते हैं,
किस तरीके से डालते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, सो थैंक यू।